स्टूडेंट्स, चलिए आज KSIS एकेडमी के 67th BPSC PT में हम लोग टेस्ट 12 सेक्शन बी पे चर्चा करेंगे। सेक्शन बी यानी कि बिहार स्पेशल। तो पहला क्वेश्चन यानी आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 होगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच कंट्री हैज़ हेल्प्ड इंडिया in the establishment of Barauni oil refinery? सोवियत यूनियन, रोमानिया, अमेरिका, इजराइल। हिंदी में किस देश ने बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना में भारत की मदद की? सोवियत संघ, रोमानिया, अमेरिका या इजराइल। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी इंग्लिश में सोवियत यूनियन और हिंदी में सोवियत संघ। तो 26 का सही आंसर है ए। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। बरौनी रिफाइनरी जो है बिहार के बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको कि हम लोग रिस्पेक्टफुली आदर से श्री बाबू के नाम से जानते हैं, उनका एक सपना था कि एक रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी बिहार में सेटअप हो। तो उस समय का सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के साथ कोलैबोरेशन में 1964 में, जुलाई 1964 में ये बरौनी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 27। बाबा ब्रह्मेश्वर मेला किस जगह पे आयोजित किया जाता है? बक्सर, पूर्णिया, पटना, गया। बाबा ब्रह्मेश्वर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? बाबा ब्रह्मेश्वर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो वो आयोजित किया जाता है बक्सर। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए। ये देखिए, ब्रह्मपुर बिहार के बक्सर जिला में एक जगह है और ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक जगह है। यहाँ पे मुख्य रूप से भगवान शिव की मंदिर है और ब्रह्मपुर पशु मेले के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। विच प्ले इज ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विथ जाटिन? याद होगा पहले हम लोग अपने बिहार स्पेशल में जाटिन जो एक त्योहार के रूप में हम लोग पढ़े थे, तो उसी पे क्वेश्चन है जाटिन के साथ, ये त्योहार के साथ किस नाटक का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है भकुली बंका, बी है रासलीला, सी है कुटियाटम और डी है कथकली। तो 28 का सही आंसर है भकुली बांका। सही ऑप्शन है भकुली बंका। तो जाटिन के साथ भकुली बंका एक नाटक है, उसका आयोजन किया जाता है। 28 का सही ऑप्शन है ए। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो है भकुली बंका, ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य है और बिहार में ये सावन से लेके कार्तिक माह के बीच में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम है अंका, बंका, टिहुली और भुकुली। ये 4 लोग प्रमुख पक्ष हैं या प्रमुख पात्र हैं भकुली बंका नाटक में। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार और बंगाल को जोड़ने के बाद बख्तियार खिलजी की राजधानी कौन थी? पटना, 24 परगना, लखनऊती या कटक। What was the capital city of बख्तियार खिलजी after annexing बिहार एंड बंगाल? पटना, 24 परगना, लखनऊती या कटक। तो सही आंसर है लखनऊती। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है बिहार और बंगाल को एक साथ जोड़ने के बाद बख्तियार खिलजी की राजधानी लखनऊती हो गई थी। तो 29 का सही ऑप्शन है सी। चलिए लखनऊती के बारे में
दो लाइन हम लोग देख लें। आधुनिक नाम जो है वो है गौड़ और प्राचीन नाम है लक्ष्मणावती। ये प्राचीन नाम है लक्ष्मणावती। आज हम लोग इसको गौड़ के नाम से जानते हैं। और मध्यकालीन समय में मेडिवल पीरियड इसको लखनौती बोला जाता था। पश्चिम बंगाल में एक जिला है मालदा जिला और उस जिले का ये पुराना एक नगर है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि जयदेव हुआ करते थे। तो ये महाकवि जयदेव इसी लखनौती से ही आते थे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड बिहार गवर्नमेंट स्टार्टेड स्टूडेंट क्रेडिट प्लान? बिहार सरकार ने छात्र क्रेडिट योजना कब शुरू की? तो सही ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016। द करेक्ट ऑप्शन इज 2 अक्टूबर 2016। तो बिहार सरकार ने छात्र क्रेडिट योजना 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं, जरा कुछ चर्चा कर लें इस पे। एक बिहार में एक योजना है जिसका नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। योजना का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। इस योजना के तहत 3 योजना है। पहला योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता। पहला जो आपका योजना है वो है आपका मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता। और दूसरा योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 2 अक्टूबर 2016 को चालू किया गया था। और तीसरा योजना है कुशल युवा कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, आर्थिक हल युवाओं को बल एक योजना है, उसके तहत 3 योजना है। पहला योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, दूसरा योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। अब देखिए, ये स्टूडेंट क्रेडिट प्लान में ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो 2 अक्टूबर 2016 से चालू है, कार्यान्वित है, इसके तहत वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे यदि वो 12th पास कर लेते हैं और उनको उच्च शिक्षा चाहिए तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार के तरफ से 4 लाख तक का ऋण मिलता है। बिहार गवर्नमेंट गिव्स अ लोन of up to 4 lakh rupees for students who are economically weak and they have passed the 12th standard and they want to pursue their higher studies. क्वेश्चन नंबर 31, बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सा है? एक तो हिंदी है। अब क्वेश्चन है कि दूसरी राजभाषा कौन सी है? विच इज द सेकेंड स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार? वो है आपका उर्दू। उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है। तो 31 का है सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत आसान सा है। व्हाट डज वार्ता इन अर्थशास्त्र मीन्स? अर्थशास्त्र में वार्ता का क्या अर्थ है? जो चाणक्य कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें शब्द है वार्ता। तो वार्ता का मतलब क्या है? वार्ता का मतलब आज भी हम लोग कहते हैं चर्चा। तो 32 का सही ऑप्शन है ए, डिस्कशन। हिंदी में 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है चर्चा। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य साम्राज्य में अटावली बल क्या है? मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखते होंगे एक सेना थी जिसको हम लोग अटावली बल कहते थे। तो वो अटावली बल क्या है? अटावली फोर्स इन मौर्यन एम्पायर। व्हाट इज अटावली फोर्स इन मौर्यन एम्पायर? तो वो जंगल के जो लोग रहते थे उनसे जो सेना बनती थी
फॉरेस्ट फोर्स या जंगली बल जो कहते हैं, जंगल की सेना को अटावली बल कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है जंगली बल, 33 फॉरेस्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से डिस्कस कीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस? आजादी से पहले पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब सवाल हो रहा है, इससे बहुत सारा सवाल बनता है, एक एक करके समझिए कि आजादी से पहले पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्स चैमियर। सर एडवर्ड मेनर्ड चैमियर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ए। चलिए जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई। पटना हाई कोर्ट was established on 9th February 1916 and Sir Edward Maynard Chams Chamier, he was the first Chief Justice of Patna High Court. पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड डेस चैम्स चेमियर थे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद एक और बात सुनिएगा। भारत आजाद हुआ आपका 1947 में। 1948 से 1950 तक एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, जो जनवरी 1948 से लेकर जनवरी 1950 तक पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इसी पे आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्वेश्चन नंबर 34 था स्वतंत्रता से पहले। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल या अग्रवाला। 35 का सही ऑप्शन है बी। 35 क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है बी। अब देखिए, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो थी रेखा दोषित। रेखा दोषित was the first woman to become the Chief Justice of Patna High Court. पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट की रेखा दोषित थी, इसको ध्यान रखिएगा। और एक और सवाल उठता है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद कौन पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे? Who was the first Indian Chief Justice of Patna High Court after independence? So, पंडित लक्ष्मीकांत झा was the first Indian Chief Justice of Patna High Court after independence. अब देखिए, बहुत सारे हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में भी जाके प्रमोशन होके वो जज बनते हैं। तो पटना हाई कोर्ट से कौन सी वो पहली महिला जज थी? पटना हाई कोर्ट से कौन सी पहली महिला जज थी जो सुप्रीम कोर्ट की भी जज बनी? क्वेश्चन है, हु वॉज द लेडी जज ऑफ पटना हाई कोर्ट हु ऑल्सो बिकेम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो वो है, याद रखिएगा, ज्ञान सुधा मिश्रा। देखिए अलग अलग है। ज्ञान सुधा मिश्रा पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला जज थी, और इनका श्रेय ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भी जज बनी।
क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये होना चाहिए 36 लेकिन 35 लिखा हुआ है एनीवे। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। इन हिज एब्सेंस हु हैज द पावर टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द हाउस। देखिए, नियुक्ति या किसी मुख्यमंत्री का भी शपथ पत्र होते हैं तो राज्यपाल ही लेते हैं, है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, और मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में सदन के नेता की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो मुख्यमंत्री तो कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से मंत्री परिषद के द्वारा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी बी ऑप्शन डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सदन के नेता की नियुक्ति करने की शक्ति, माने कौन सदन के नेता बनेंगे, ये शक्ति मंत्री परिषद को होती है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज मोशन इन बिहार विधानसभा मीन्स? प्रपोजल रिलेटिंग टू एनी मैटर विच में बी डिस्कस्ड बाय द असेंबली, यानी कोई प्रस्ताव रखें जो कि विधानसभा को डिस्कस करना है, ये मोशन कहलाता है, तो ये सही है। बी, इट इज मेड बाय द मेंबर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द असेंबली। ऑब्वियसली जो विधानसभा के सदस्य होंगे वही लोग ये प्रपोजल डालते हैं, तो बी भी सही है। इट इंक्लूड्स अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ मोशन। मान लीजिए कोई प्रस्ताव पहले आया, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उसको भी हम लोग मोशन ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में प्रस्ताव का क्या अर्थ है? किसी भी विषय से संबंधित मामले जिसे असेंबली द्वारा चर्चा की जा सकती है। हाँ, ये सही है। कोई भी विषय जिस पे कि असेंबली में चर्चा करना है तो उसके लिए प्रस्ताव रखना पड़ता है, उसको हम लोग मोशन या प्रस्ताव भी कहते हैं। बी ऑप्शन, ये सभा के विचार के लिए सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। ऑब्वियसली ये सदस्य के द्वारा ही, माननीय सदस्य के द्वारा ही, एमएलए के द्वारा ही पेश किया जाता है। इसमें एक संकल्प या प्रस्ताव के लिए संशोधन भी शामिल है। मान लीजिए 2 दिन पहले कोई प्रस्ताव आया और उसमें चर्चा हेतु कुछ संशोधन की जरूरत महसूस हुई, तो उसके लिए भी जो आप प्रस्ताव डाल सकते हैं और वो भी प्रस्ताव या मोशन ही कहलाएगा। तो 36 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। व्हाट डज नेमिंग अ मेंबर, मतलब यदि हम लोग बात करते हैं नेमिंग अ मेंबर, तो नेमिंग अ मेंबर का मतलब क्या होता है? और दूसरा कि कौन नेम, हु डज दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग। क्वेश्चन नंबर 37 वही है कि हु डज नेमिंग? स्पीकर ऑफ द विधानसभा, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, होम मिनिस्टर। मान लीजिए किसी सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करना होता है तो उसके लिए स्पीकर क्या करते हैं, प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है नेमिंग अ मेंबर। तो नेमिंग अ मेंबर जो है, यदि किसी भी सदस्य पे कार्रवाई करने की शक्ति न मुख्यमंत्री के पास है, ना ही विपक्ष के नेता के पास है, ना ही होम मिनिस्टर के पास है, तो बी सी डी एकदम गलत है। यदि कार्रवाई करना है किसी सदस्य के पास, सदस्य के विरुद्ध, एनी असेंबली मेंबर हैज डन सम एक्टिविटीज that is against the principles or that is against the law, तो ऐसे स्थिति में स्पीकर जो है एक्शन लेती है। तो स्पीकर एक प्रक्रिया चालू करते हैं जिसको बोला जाता है नेमिंग अ मेंबर। क्वेश्चन 37 वही है, हु डज नेमिंग अ मेंबर? तो स्पीकर ऑफ द विधानसभा डज नेमिंग अ मेंबर। तो 37 का सही ऑप्शन है ए, सदस्य का नाम ग्रहण। नेमिंग अ मेंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदस्य का नाम ग्रहण। यदि सदस्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी होती है तो विधानसभा के अध्यक्ष ही ये कार्रवाई और प्रक्रिया चालू करते हैं, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है सदस्य का नाम ग्रहण। तो सदस्य का नाम ग्रहण कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा के अध्यक्ष। 37 से रिलेटेड है। वाई डज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ मेंबर टेक्स प्लेस? अब नेमिंग अ मेंबर जो प्रोसेस है क्यों होता है? टू रिवॉर्ड द मेंबर ऑफ द हाउस, गलत। टू सेंड हिम टू विधान परिषद, ये भी गलत।
टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। यस, कोई कार्रवाई करने के लिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए द प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ मेंबर टेक्स प्लेस। तो 38 का सही ऑप्शन है बी, टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर। 38 हिंदी में पढ़ते हैं। सदस्य नामकरण, सदस्य नामकरण की प्रक्रिया क्यों होती है? ये प्रक्रिया विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चालू की जाती है और उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये प्रक्रिया चालू की जाती है। तो 38 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, संसद का भी सचिवालय होता है, हर एक राज्य के विधानसभा का भी सचिवालय होता है। अब सवाल उठता है कि बिहार विधानसभा का सचिवालय कहाँ कहाँ खोला जा सकता है? क्या पटना में खोला जा सकता है? हाँ, पटना में खोला जा सकता है। क्या कोई अस्थाई कैंप ऑफिस शिविर कार्यालय कहीं खोला जा सकता है? बेगूसराय में, गया में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में कैंप ऑफिस सचिवालय के रूप में खोला जा सकता है? यहाँ खोला जा सकता है। जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनका जो क्षेत्र अधिकार है, उस क्षेत्र अधिकार के तहत विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के मर्जी से, अनुमोदन से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के क्षेत्र अधिकार के भीतर कहीं भी खोला जा सकता है। यदि बिहार विधानसभा के अधिकार क्षेत्र आसमान में है तो आसमान में भी कैंप ऑफिस खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 वही है, वेयर बिहार विधानसभा सेक्रेटेरिएट कैन बी सेटअप? पटना में, यस इट कैन बी सेटअप इन पटना, प्रोवाइडेड स्पीकर अप्रूव्स इट। और पटना में ऐसे भी सचिवालय है। टेम्परेरी कैंप ऑफिस आउटसाइड पटना, बोले हाँ, टेम्परेरी कैंप ऑफिस आउटसाइड पटना, यस इफ द स्पीकर अप्रूव्स इट, स्पीकर का परमिशन है। सी, एनीवेयर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर, स्पीकर जहां चाहें, सीमा यह है कि उनके क्षेत्र अधिकार में होना चाहिए। अब बिहार विधानसभा का सचिवालय आप बॉम्बे नहीं खोल सकते हैं, तो एनीवेयर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है डी। बिहार विधानसभा सचिवालय कहाँ स्थापित किया जा सकता है? पटना में, यस पटना में। अस्थायी शिविर कार्यालय की तरह पटना से बाहर एकदम खोला जा सकता है, या अध्यक्ष के अधिकार के तहत कहीं भी, अध्यक्ष के अधिकार के तहत आप कहीं भी खोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है डी। व्हाट इज द कोरम ऑफ बिहार विधानसभा? बिहार विधानसभा का कोरम क्या है? कोरम का मतलब क्या है कि न्यूनतम इतने सदस्य होने चाहिए ताकि सदन की कार्रवाई चालू की जा सके। तो उसको हम लोग कोरम कहते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में, और गणपूर्ति भी, हिंदी में एक और शब्द है गणपूर्ति, वो भी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोरम ऑफ बिहार विधानसभा? वो है आपका 25। बिहार विधानसभा का कोरम या गणपूर्ति क्या है? तो है आपका 25। 40 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 41, परमानंद झा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? परमानंद झा बिहार के मूल जो है रूप से वो बिहार के हैं, नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं नेपाल के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश। यस, परमानंद झा जैसे कि नाम सबको लग रहा है मूल रूप से ये बिहार के हैं और नेपाल के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और नेपाल के उच्चतम न्यायालय के ये न्यायाधीश भी थे। वे नेपाल के सबसे सफल जातिवादी पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरम से संबंधित हैं। हाँ, वो मधेसी जन अधिकार फोरम से संबंधित हैं। सी, जुलाई 2008 में हिंदी में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। जुलाई 2008 में वो हिंदी में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नेपाली संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक पद हो, जैसे कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो,
जब उसका शपथ पढ़ा जाता है तो वो सिर्फ नेपाली भाषा में ही पढ़ा जा सकता है। परमानंद झा ऐसे उपराष्ट्रपति बने नेपाल के कि अपना शपथ पत्र वो हिंदी में पढ़े, और ये बहुत बड़ा नेपाल के इतिहास का ये अपवाद है। तो 41 का जो भी परमानंद झा के बारे में लिखा हुआ है वो बिहार के मूल हैं, और सही ऑप्शन है डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 सुमेश्वर किला कहाँ स्थित है? तो सुमेश्वर किला पश्चिम चंपारण में स्थित है। 42 का सही ऑप्शन है बी। वेयर इज द सोमेश्वर फोर्ट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण। 42 का सही ऑप्शन है बी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सबसे उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पीक इन बिहार इज सोमेश्वर फोर्ट। बिहार का सबसे उच्चतम बिंदु सोमेश्वर किला है, और ये पश्चिम चंपारण वेस्ट चंपारण में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 880 मीटर। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई, सोमेश्वर किले की ऊंचाई 880 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज पत्रकार सम्मान योजना? पत्रकार सम्मान योजना क्या है? तो इट इज अ पेंशन स्कीम फॉर जर्नलिस्ट। 43 का सही ऑप्शन है डी। पत्रकार सम्मान योजना क्या है? तो ये पत्रकारों के लिए पेंशन योजना है। तो 43 का सही ऑप्शन है डी। इसमें क्या होता है कि बिहार के प्रिंट मीडिया या न्यूज़ चैनल या अखबार में जो भी जर्नलिस्ट, जो भी पत्रकार पिछले 25 साल से कार्यरत हैं, यानी एक तो पत्रकारिता से अब रिटायर हो गए होंगे, यू शुड बी अ रिटायर्ड जर्नलिस्ट एंड यू शुड हैव वर्कड इन एनी प्रिंट मीडिया और चैनल इन बिहार। अब बिहार में पत्रकारिता रिलेटेड कार्य करते हो किसी अखबार के साथ या कोई प्रिंट मीडिया के साथ या चैनल के साथ, और कार्य की अवधि कम से कम 25 साल होनी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो 6000 प्रति माह के हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। द पेंशन असिस्टेंस विल बी 6000 पर मंथ, और इसी को हम लोग पत्रकार सम्मान योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्थिक हल युवाओं का बल क्या है? युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है। तो 1 का सही ऑप्शन है डी। दूसरा है रोजगार, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार या आरक्षित रोजगार। एक योजना है बिहार में आरक्षित रोजगार। तो ये किसके लिए है? महिलाओं को उनके अधिकार के रूप में रोजगार सुनिश्चित करने का बिहार सरकार की योजना है। महिलाओं के लिए उनके अधिकार के रूप में उनके रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना चला जाती है बिहार में, जिसको हम लोग आरक्षित रोजगार या आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, इसका नाम है, योजना का नाम ही है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तो 2 का सही ऑप्शन है सी। हर घर बिजली लगातार, ये बिहार सरकार की योजना है, और ये बिहार सरकार की योजना थी जिसका लक्ष्य था कि 50 लाख परिवार को बिजली कनेक्शन मुहैया कराना, बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करना। और चौथा योजना जो है यानी 3 का सही ऑप्शन है बी। और चौथा जो है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये इस योजना को शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, और बाहर जो शौच किया जाता है उस अभ्यास को, इस त्रुटि को खत्म करने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। तो 4 का है आपका ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 45 हु फॉर द फर्स्ट टाइम एनेक्स्ड बिहार टू दिल्ली? पहली बार बिहार को दिल्ली शासन के अधीन लाने वाला कौन था? तो वो थे आपके सिकंदर लोदी, वो थे आपके सिकंदर लोदी। 45 का सही ऑप्शन है ए, है ना।
सिकंदर लोदी जो थे उनके पिताजी बहलुल लोदी थे और उनके बहलुल लोदी की मृत्यु के बाद ये दिल्ली के सुल्तान बने सिकंदर लोदी, और यही बिहार को दिल्ली शासन के अधीन लेके आ गए। 46 हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल एज। ये मध्यकालीन भारत के बारे में नहीं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल एज, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो देखिए ऐसा था कि सिकंदर लोदी ही बिहार के लिए एक प्रशासक नियुक्त किए थे जिनका नाम था दरिया खान नुहानी। तो सिकंदर लोदी द्वारा नियुक्त किए, ही वॉज अपॉइंटेड बाय सिकंदर लोदी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर बिहार एंड हिज नेम वॉज दरिया खान नुहानी। सो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल एज? ऑप्शन ए दरिया खान नुहानी। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? दरिया खान नुहानी। 46 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए दरिया खान नुहानी के बाद जो है जो उनके उत्तराधिकारी बने उनका नाम था बहार खान लोहानी, है ना। दरिया खान लोहानी के बाद जो बिहार के गद्दी पे बैठने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो थे बहार खान लोहानी। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए और अपने आप को कहने लगे सुल्तान मोहम्मद। तो बहार खान लोहानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए दिल्ली सल्तनत से और अपने आप को सुल्तान मोहम्मद कहने लगे। और बिहार का नुहानी वंश के संस्थापक के रूप में बहार खान लोहानी को ही जाना जाता है। बहार खान लोहानी, माफ कीजिएगा, बहार खान लोहानी इज टेकन एज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 47 विच पोजीशन डिड दरिया खान नुहानी हेल्ड इन बिहार? तो दरिया खान नुहानी का बिहार में एक प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन ऑप्शन है नहीं तो गवर्नर। दरिया खान नुहानी बिहार में कौन सा दायित्व निभाए थे? तो एक गवर्नर का। तो 47 का है सही ऑप्शन ए। 48 हु वॉज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार? तो जैसा हम लोग चर्चा किए, बहार खान नुहानी वॉज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार। बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके बहार खान नुहानी। तो 48 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 49 विच एरिया वॉज द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पठान्स एट द टाइम ऑफ बाबर? जब भारत आए तो पठानों का वर्चस्व कहाँ था? राइट। बाबर के समय पठानों का राजनीतिक केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो वो था आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वो था आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो 49 का सही ऑप्शन है ए, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो वो था आपका फरीद खान। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। तो 50 का सही ऑप्शन है ए। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग टेस्ट 12 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल को हम लोग संपन्न करते हैं। थैंक यू।